आज हम अपने उन सभी दर्शकों का नाम लेकर शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने हमारी खबरों को देखा और हमारी खबरों पर कमेंट करते हुए हमारी टीम की हौसला अफजाई की। आप सभी से गुजारिश है कि जो भी कमेंट करें वो खबर से रिलेटेड हो और खबर को पूरा ज़रूर देखें ताकि आप भी खुद को अलर्ट रख सके। अब खबर की तरफ बढ़ते हैं। मक्का से मदीना की तरफ वो बस जा रही होती है। शाम ढल गई होती है, अंधेरा गहरा रहा होता है। बस के अंदर हल्की हल्की तिलावतों की आवाज़ चल रही होती है, कोई नात पढ़ रहा होता है, कोई दुआ मांग रहा होता है। बस में मौजूद अटेंडेंट कहता है कि भाइयों बस 20 मिनट के अंदर हम लोग मदीना पहुंच जाएंगे और आज रात पैगंबर के रोज़े की ज़ियारत होगी इंशाल्लाह। एक ही परिवार की 3 पीढ़ियां एक साथ उम्रा करने पहुंची हुई होती हैं। सभी लोग बहुत खुश होते हैं, जिसमें बुजुर्ग भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं और पुरुष भी शामिल हैं। बस रेगिस्तान बियाबान इलाकों से गुजरती है और फिर अचानक ये बस हादसे का शिकार हो जाती है। इस हादसे में 45 लोगों की जान चली गई। सभी उसी बस के अंदर जल गए। लेकिन अब सऊदी की हुकूमत ने एक नई दिक्कत बढ़ा दी है, जिसके बाद भारत में रह रहे उन मृतकों के परिवारों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल सऊदी की हुकूमत ने शवों को भारत वापस भेजने से इनकार कर दिया है। सऊदी की हुकूमत ने साफ कहा कि वो किसी भी शव को भारत नहीं भेजेंगे और ना ही किसी को मुआवजा ही मिलेगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर सऊदी सरकार ने ऐसा क्यों कहा, वो ऐसा क्यों कर रही है। जबकि सऊदी में अगर किसी भी शख्स की जान जाती है तो उसके शव को पूरे सम्मान के साथ उसके देश भेजा जाता है और खासकर भारतीयों के शव उनके वतन जरूर लाए जाते हैं। लेकिन अब सऊदी की सरकार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। साथ ही सऊदी की तरफ से जो उन्हें मुआवजा मिलने वाला होता है मृतकों को, उसमें भी कई पेंच फंस गए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि ये मुआवजा भी मिलना अब आसान नहीं होगा, या यूं कह लें आसान शब्दों में कि नामुमकिन के बराबर है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? दरअसल सऊदी अरब में मक्का मदीना हाईवे पर एक हादसा हुआ। यह हादसा उस वक्त हुआ जब उम्रा यात्रियों से भरी बस मदीने की तरफ जा रही होती है। मदीने से लगभग 25 किलोमीटर का फासला बचा होता है। मुहरास के पास ये बस जो है रुक जाती है हाईवे पर। उस वक्त सऊदी अरब में रात का तकरीबन 11 बज रहा होता है और अपने देश का जो वक्त है 2.5 घंटे आगे चलता है, इसलिए भारतीय टाइम के हिसाब से रात करीब 1:30 बजे का वक्त होता है। ज्यादातर यात्री जो है बस में आराम से सो रहे होते हैं। बस का इंजन स्टार्ट होता है, एसी चल रहा होता है और जो है कुछ लोग दुआ मांग रहे होते हैं, चूंकि मदीना जा रहे होते हैं, ये मुसलमानों की बहुत मुकद्दस पाक जगह है। कुछ लोग दुआ मांग रहे होते हैं तो कुछ लब्बैक अल्लाहुम्मा की दुआ पढ़ रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच अचानक डीजल से भरा हुआ एक टैंकर, एक कंटेनर, एक ट्रक तेज रफ्तार से आया और वो सीधे बस में जा घुसा। कंटेनर ने बस को पीछे से टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि बस वहीं पर खड़े खड़े पूरी घूम गई। लोगों को तेज झटका लगा, कई लोग अपनी सीट से नीचे गिर गए, कुछ लोग इधर से उधर हो गए, सामान बिखर गया। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कोई खुद को बचा पाता, उस बस में आग लग गई और बस में सवार 46 यात्रियों में 45 यात्री जिंदा जल गए। मारे गए लोगों में ज्यादातर हैदराबाद के होते हैं। मृतकों में 18 महिलाएं हैं, 17 पुरुष हैं, 10 बच्चे शामिल हैं। इस हादसे में सिर्फ एक लड़का जिंदा बचा है। उसका नाम मोहम्मद अब्दुल शोएब है, जो कि 24 साल का है। ये भी हैदराबाद के ही रहने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा तकलीफदेह बात तो ये है कि इस हादसे में एक ही परिवार के 18 लोगों ने दुनिया छोड़ दी। इनमें 9 बच्चे और 9 बड़े शामिल हैं। यह परिवार हैदराबाद का रहने वाला था और 22 नवंबर को भारत लौटने वाला था। हादसे में जिंदा बचे शोएब का अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि हैदराबाद से 9 नवंबर को 54 लोग सऊदी अरब गए होते हैं। ये सभी उम्रे के लिए गए होते हैं और सभी उम्रा में शामिल होते हैं। वो 23 नवंबर को वापस भी आने वाले होते हैं। इनमें से 45 लोग मक्का से मदीना के लिए रवाना होते हैं। 4 लोग मक्का में ही रुक गए और 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी एक कार बुक करी और उस कार से वो बस उन्होंने छोड़ दी और उस कार से वो
मक्का से मदीना गए। इस तरह वो 8 लोग बच गए और एक शुएब, यानी 9 लोग, 54 लोगों में 9 लोगों की जान बच गई। अगर वो लोग बस में होते तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी भी जान चली जाती। और हैदराबाद के शेख नसीरुद्दीन, जिनकी उम्र 65 साल थी, वहीं उनकी पत्नी अख्तर बेगम, इनकी उम्र 60 साल है, ये अपने पूरे 18 लोगों के परिवार के साथ उम्रा करने गए होते हैं। इस हादसे में उनकी 3 पीढ़ियों के 18 सदस्य मौत की आगोश में चले गए। इसमें नसीरुद्दीन के 38 साल के भाई, 35 साल की भाभी और 3 बच्चे, जो उनके 3 बच्चे थे वो शामिल हैं। फिर उसके बाद नसीरुद्दीन की 3 बेटियां और उनके बच्चे भी उम्रा की यात्रा के लिए गए थे। फिर नसीरुद्दीन के रिश्तेदार सिराजुद्दीन, उनकी पत्नी और 3 बच्चों के साथ अमेरिका से आए थे सिराजुद्दीन, वो भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए। वहीं सूत्रों की माने तो अब सऊदी की सरकार ने उन सभी के शवों को भारत भेजने से इनकार कर दिया है। दरअसल उम्रा यात्रा के दौरान जो है, ऐसा बताया जा रहा है कि उम्रा यात्रा के दौरान, इस टूर के दौरान एक डिक्लेरेशन फॉर्म साइन कराया जाता है। इस फॉर्म में क्लियर लिखा होता है कि अगर सऊदी अरब, मक्का या मदीना या उस सऊदी अरब की सरजमी पर किसी भी जियारत वाली जगह पर उम्रा या हज के दौरान किसी की जान चली जाती है, किसी की मौत होती है, तो उसे वहीं दफन कर दिया जाएगा। उसे उसके देश, उसके शव को उसके देश नहीं भेजा जाएगा। वहीं भारत सरकार के मुताबिक अगर किसी भी भारतीय की मौत, अगर वो उम्रा पे नहीं गया, वो किसी काम की वजह से है, किसी प्रोफेशनल की वजह से किसी कंपनी ने हायर किया है, या किसी भी कारोबार के सिलसिले में वो सऊदी की सरजमी पर है और उसकी मौत होती है, तो उसके शव को उसके परिवार या उत्तराधिकारी की इच्छा के अनुसार भारत लाया जाएगा, या फिर अगर उसका परिवार एग्री करेगा तो ही उसे सऊदी में दफन किया जाएगा। वहीं अब सऊदी की गवर्नमेंट ने उसी डिक्लेरेशन का हवाला दिया है और ये अपने आप में बहुत ही पेचीदा प्रोसेस है। वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना के मंत्रिमंडल ने तय किया है कि हर पीड़ित परिवार से 2 लोग अंतिम संस्कार के लिए, यानी तदफीन के लिए सऊदी अरब भेजे जाएंगे, ताकि वो अपने परिजनों के अंतिम संस्कार में शामिल हो सके, उनके जनाजे में शामिल हो सके। तो वहीं शवों को मदीना के जन्नतुल बकी में दफनाया जाएगा, क्योंकि सऊदी के कानून के हिसाब से शवों की वापसी बहुत मुश्किल और पेचीदा है। इतना ही नहीं, अब मुआवजे में भी पेंच फंस सकता है, क्योंकि मुआवजा तभी मिलेगा जब पुलिस जांच करेगी। पुलिस जांच में यह क्लियर होना चाहिए कि जो गलती है वो ट्रक, जो फ्यूल टैंकर था, उसके ड्राइवर की थी या उसकी कंपनी की थी। और दूसरी चीज कि जिनके घर के लोग मरे हैं, उनके परिजन सऊदी में जाकर कानूनी दावा पेश करें, एक मुकदमा दायर करें, उस मुकदमे की पैरवी करें, उस मुकदमे को लड़ें। जब उसमें फैसला आएगा तो उन्हें मुआवजा मिलेगा। अब ये प्रक्रिया कई महीने भी चल सकती है, कई साल भी चल सकती है, और इसमें बहुत लंबा खर्च आता है, क्योंकि किसी भी विदेशी सरजमी पर जाकर मुकदमा लड़ना, इस तरह के प्रोसीडिंग करना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। मदीना में मारे गए इन सभी लोगों के साथ हमारी पूरी टीम की संवेदना है। अब हमारे उन सभी दर्शकों का नाम लेकर हम शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने हमारी खबरों को देखा और उस पर अपनी कीमती राय रखी। सबसे पहला नाम सैफ़ी का है, सैफ़ी बहराइच ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं। दूसरे नंबर पर विवेक है, विवेक मौर्य, ये लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद आज़ाद जी हैं और एक्टर राज बघेल हैं, राज बघेल अलीगढ़ से, आज़ाद बहराइच ज़िले से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह अपनी मोहब्बतें बनाए रखें। उसके बाद देवेंद्र सिंह जी का नाम आता है, ये भी अलीगढ़ से ही हैं। सरोज कुमार हैं, सरोज कुमार बहराइच ज़िले से हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद संजय कुमार हैं, अनुज कुमार हैं, रूपा तिवारी हैं, संजीव हैं और मंगेश हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखें, हमारी खबरों को देखकर अपनी राय ज़रूर दें। उसके बाद नाम आता है कृष्णकांत का, अंशुमान है और इरफान अली। इरफान अली लखनऊ से हैं। कृष्णकांत और अंशुमान के ज़िले का हमें पता नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी राय दी है मगर उन्होंने इस पे अपने ज़िले का नाम नहीं लिखा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह एक बार फिर किसी सच्ची घटना के साथ बहुत जल्द हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।